get ISO 45001 certification. Welcome to the OSS Certification Services Private Limited e-learning YouTube channel. OSS is a leading ISO certification body providing services of ISO certification, third-party inspection and training. Let us move on the slide and let us see what are the content of this video. This entire video for ISO certification, I have added this 5 points about ISO 45001, why ISO 45001 certification required, how to prepare for the 45001 certification, and what are the document required for the 45001 certification and how to apply. उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों पॉइंट्स को आप लोग देखेंगे विच हैज़ बीन कवर्ड थ्रू आउट द इंटायर द वीडियो एंड दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू if you are planning for ISO 45001 certification. तो देखते हैं अगले स्लाइड में about ISO 45001. ISO 45001 क्या है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम. ऑक्यूपेशनल हेल्थ मीन्स क्या होता है कि वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी किसका जो देखना हेल्थ वर्क प्लेस पे वर्कर का, एम्प्लॉय का, विजिटर्स का, नाइबरर्स का, उनके हेल्थ एंड सेफ्टी. ये मेन फोकस है स्टैंडर्ड की कि वी ऑर्गेनाइजेशन हु आर सीकिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ISO 45001 एंड सर्टिफिकेशन, उनको ध्यान रखना है कि प्रोवाइड द सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस, प्रिवेंट वर्क रिलेटेड इंजरी एंड इल हेल्थ एंड कंटिन्यूअल इम्प्रूव द OHS परफॉर्मेंस. तो थ्रू आउट इस स्टैंडर्ड की यही रिक्वायरमेंट है कि एक्सीडेंट, इंसिडेंट, इल हेल्थ को कैसे प्रिवेंट करना है वर्क प्लेस पे. ये स्टैंडर्ड की यही रिक्वायरमेंट है. ये स्टैंडर्ड अगर आपको याद होगा इससे पहले OSAS 18001 एक स्टैंडर्ड हुआ करते. एग्जैक्टली मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट इज द सेम, ओनली एडेड द फ्यू एडिशनल पॉइंट्स ओनली. तो इट इज़ द आइडेंटिकल टू द OSAS सर्टिफिकेशन, इट इज़ द सेम कॉन्सेप्ट. इस स्टैंडर्ड का जो लेटेस्ट पब्लिकेशन है ISO 45001 2018 में पब्लिश हुई है. इस स्टैंडर्ड में 10 क्लॉजेज हैं, क्लॉज नंबर 1 टू क्लॉज नंबर 10, और रिक्वायरमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड सर्टिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है क्लॉज नंबर 4 टू क्लॉज नंबर 10 के अंदर दिया हुआ है. तो आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ISO 45000 सर्टिफिकेशन क्यों चाहिए. तो पीछे हमने देखा कि इस स्टैंडर्ड की मेन ऑब्जेक्टिव, मेन पर्पस, मेन रिक्वायरमेंट ये है कि प्रिवेंट द इल हेल्थ, एक्सीडेंट, इंसिडेंट इन द वर्क प्लेस. अपने वर्क प्लेस पे वर्कर की, एम्प्लॉय की, विजिटर्स की और नाइबरर जो भी होंगे या जो भी इंटरेस्टेड पार्टी होंगे उनकी इल हेल्थ, एक्सीडेंट, इंसिडेंट को प्रिवेंट करना मेन ऑब्जेक्टिव है इस स्टैंडर्ड की. एंड फुलफिलमेंट ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट, OHS ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है उस लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है. अब लीगल रिक्वायरमेंट कई आदमी ने पूछते हैं लीगल रिक्वायरमेंट कहाँ से. देखो जी, फैक्ट्री इंस्पेक्टर ऑफिस से आप देख सकते हैं कि व्हाट आर द लीगल एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट टू योर ऑर्गेनाइजेशन. और फैक्ट्री एक्ट आप देखें, फैक्ट्री एक्ट में OHS से रिलेटेड, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड लीगल रिक्वायरमेंट दिया हुआ है. तो आप उसको इम्प्लीमेंट करना है और इंश्योर करना है कि आप उनके रिक्वायरमेंट को कंप्लाई कर रहे हैं. तो ये वही लीगल रिक्वायरमेंट. कुछ अदर रिक्वायरमेंट में कुछ हो सकती है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो, रेगुलेटरी बॉडी को हो, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट हो, जो अदर रिक्वायरमेंट्स में आती है. कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट हो किसी आपके क्लाइंट के साथ, किसी बायर के साथ, तो वो आप एक एडिशनल OHS से रिलेटेड अगर रिक्वायरमेंट है तो आप उसको भी कंप्लाई करना है. तो इसमें लीगल जो फैक्ट्री एक्ट से मिल सकता है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर ऑफिस से मिलता है, फैक्ट्री एक्ट में मिल सकता है. अनदर रिक्वायरमेंट कस्टमर, नाइबरर, रेगुलेटरी बॉडी, सोसाइटी की जो अदर रिक्वायरमेंट आपसे OHS से रिलेटेड उसको आप दे सकते हैं, जो आपके लिए एप्लीकेबल है उसको आपको कंप्लाई करना है. एंड कंटिन्यूअली इम्प्रूवमेंट ऑफ द OHS परफॉर्मेंस. OHS परफॉर्मेंस क्या है इस स्टैंडर्ड का आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव ही है इल हेल्थ, एक्सीडेंट, इंसिडेंट. अगर आपकी कंपनी में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपको अगर आप देखते हैं कि एक्सीडेंट कम हो रहा है, लोग इल हेल्थ कम हो रहे हैं, इंसिडेंट कम हो रहा है, तो योर OHS परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहा है. सेफ्टी इंप्रूव हो रही है तो OHS परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है. लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं तो योर कंप्लाइंट OHS परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रहे हैं. तो
यही OHS परफॉर्मेंस है, जिसको आगे भी आपको देखेंगे आगे की स्लाइड में कैसे मॉनिटर करना है। और अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, इस स्टैंडर्ड की जो ऑब्जेक्टिव है, इस स्टैंडर्ड की ऑब्जेक्टिव है, आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। पर्पस ही आप देख लो कि इल हेल्थ, एक्सीडेंट, इंसिडेंट है, ऑब्जेक्टिव भी रिलेटेड इसी से होगा। ऑन OHS परफॉर्मेंस। अच्छा, फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर थोड़ा सा इस स्टैंडर्ड की डिटेल रिक्वायरमेंट जानने की आपको और चाहिए होगा, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक को आप ओपन करके आप देख सकते हैं। ISO 45001 के रिक्वायरमेंट की और डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ कि वो आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कैसे प्रिपेयर करना है ISO 45001 सर्टिफिकेशन के लिए। अगर आप पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं या OSAS सर्टिफिकेशन में, बट यू वांट टू अपग्रेड योर करंट मैनेजमेंट सिस्टम सेफ्टी से रिलेटेड, तो आपको ये सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले क्या करना है कि ISO 45001 के रिक्वायरमेंट को पहले आपको समझना है। रिक्वायरमेंट समझने के लिए मैं पीछे भी अपने कई स्लाइडों में, ट्रेनिंग में, वीडियोस में मैंने ये कहा है कि रिक्वायरमेंट कभी भी किसी स्टैंडर्ड की देखनी है तो बेस्ट वे है कि आप स्टैंडर्ड को परचेज करें या स्टैंडर्ड कहीं से लें और उस स्टैंडर्ड में रिक्वायरमेंट को आप देखें कि व्हाट इज़ द करंट रिक्वायरमेंट। इसके बाद भी अगर बाय द वे आपको नहीं भी मिल रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, नीचे देखेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस लिंक पे भी आप जाके आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है ISO 45001 रिक्वायरमेंट्स के बारे में, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, आपके इम्प्लीमेंटेशन में काम आ सकता है। अच्छा, प्रिपेयर करने के लिए क्या करना है? देखो जी, प्रिपेयर करने के सबसे पहले होता है रिक्वायरमेंट को समझना है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और गैप एनालिसिस करना है कि क्या सेफ्टी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये दोनों को आपको देखना है। 45,000 स्टैंडर्ड के रिक्वायरमेंट को एक साइड में रख लो और आपको देख लो कि हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दोनों में हो सकता है कि आप 100% सेफ्टी रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि सम ऑफ द रिक्वायरमेंट यू आर नॉट इनटू द प्रैक्टिस। तो गैप एनालिसिस में यही निकल गया कि ये प्रैक्टिस हम नहीं कर रहे हैं। तो नहीं कर रहे हैं तो उसको एड्रेस कीजिए कि भाई क्या क्या एक्टिविटी हम नहीं कर रहे हैं। जो एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं वो गैप, वही गैप हो गया। अब उसके बाद क्या करना है कि उससे रिलेटेड आपको क्या करना है। हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट कुछ आपको डेवलप करके उस रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर रहे हैं। हो सकता है लीगल रिक्वायरमेंट नहीं मीट कर रहे हो तो लीगल कंप्लायंसेस, तो वो डॉक्यूमेंट हो सकता है। हो सकता है कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई नेसेसरी चेंजेस कर दे। हो सकता है कोई एक्टिविटी हो, कोई प्रोसेस हो, कोई प्रोडक्ट हो जहाँ से आपको एक्सीडेंट हो रही है, इंसिडेंट होने की चांसेस हैं, पोटेंशियल टू एक्सीडेंट है, तो उसको आप चेंजेस करके आप कर सकते हैं। तो यही गैप एनालिसिस है। तो ये बहुत सिंपल है और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग दिस प्रैक्टिस, तो आप कर सकते हैं। और जैसे ही गैप आइडेंटिफाई कर लिए, डॉक्यूमेंट डेवलप कर लिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंज करना है, अगर चेंज कर लिया, चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले चेंज होते ही आपके अपने लोगों को, कंपनी के लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉय को सारी नई चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग देना है और उस डॉक्यूमेंट के बारे में भी ट्रेनिंग देना है। अगर कुछ आपने डेवलप किया मॉनिटरिंग के लिए और ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया चीज़ चेंज किया उसके ऊपर ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग देने के बाद क्या करना है, फिर इम्प्लीमेंट, क्योंकि इम्प्लीमेंट देखो जी वही लोग ही करने हैं जो डिफरेंट प्रोसेस एक्टिविटी में है, इसलिए उन लोगों को बताना। ट्रेनिंग इसका मेकिंग अवेयर, तो ट्रेनिंग में उनको बता दिया, फिर उनको आप दोगे इम्प्लीमेंट करने के लिए या कोई चेंजेस किया उसको फॉलो करने, दे कैन डू द फॉलो, आसानी से कर सकते हैं। फिर क्या करना है कि जो भी कोई चेंजेस हुई है डॉक्यूमेंट में या इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको आप मॉनिटर करो। चेंजेस किस पर्पस ले किया है कि आपने चेंज किया है कि OHS की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। OHS की परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव होगी? एक्सीडेंट, इंसिडेंट, इल हेल्थ कम हो, लीगल एंड रिक्वायरमेंट के जो कंप्लायंसेस है वो 100% फुलफिल हो। तो आप देखो क्या उसे मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो उसको चेंजेस को डॉक्यूमेंट करो और आगे बढ़ो। लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट, कई बार लोगों को पूछते रहते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ISO 45,000 सर्टिफिकेशन के लिए। तो देखो जी बहुत सिंपल है। जैसे आप दूसरे मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001, ISO 14,001 की जैसे प्रैक्टिसेस करते हैं, उसी हिसाब से इसकी भी वही रिक्वायरमेंट है। थोड़ा सा स्पेसिफिक है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू OHS, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। तो मेन फोकस सेफ्टी के ऊपर है, ह्यूमन सेफ्टी के ऊपर है।
तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक OHS पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव हो, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी हो। पॉलिसी में आपको ऐसा नहीं करना, पॉलिसी इज अ वेरी सिंपल। पॉलिसी इज द स्टेटमेंट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, जिस स्टेटमेंट जनरली, स्टेटमेंट में कुछ भी हो सकता है, बट व्हाट आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बी कवर्ड सेफ्टी से रिलेटेड। आपको ये लिखना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट इंसिडेंट जो भी होगा उसको हम प्रिवेंट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, लीगल रिक्वायरमेंट अदर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, OHS परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअली इंप्रूव करेंगे, OHS मैनेजमेंट सिस्टम को कंटिन्यूअली इंप्रूव करेंगे, वर्कर की पार्टिसिपेशन हम इंप्रूव करेंगे। क्योंकि देखो जी, इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होगा, जितना से ज़्यादा लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, OHS की परफॉर्मेंस तभी इंप्रूव करेगी। हमेशा ध्यान रखें, ये मोस्ट प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है। इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अवेयरनेस पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की OHS परफॉर्मेंस हमेशा इंप्रूव करेगी। इफ़ इट इज़ लिमिटेड टू द फ्यू पीपल एंड फ्यू पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो बी श्योर आपकी OHS सर्टिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगी, ऑब्जेक्टिव नहीं मीट करेगा। देन आपको लिस्ट ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल इशूज जरूर बनाना है। इंटरनल एक्सटर्नल इशूज से आपको घबराना नहीं है, सुनकर ये नया कोई वर्ड है, कोई नया वर्ड है नहीं है। देखो जी, हर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल इशूज है। प्रॉब्लम इशूज को आप उसको दूसरे भाषा में आप समझो, तो आप समस्या कहाँ नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। सपोज ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट हो रही है, कोई किसी को चोट लग जा रहा है, कोई बीमार पड़ जा रहा है, तो आप देखो ये ऑर्गेनाइजेशन में क्यों हो रहा है। हो सकता है कि लोगों को पता ना हो, नॉलेज ना हो, इस कारण भी हो सकता है। हो सकता है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसी है कि वो वहाँ कोई भी जाएगा उसको चोट लग ही सकता है, एक्सीडेंट हो ही सकता है। तो ये इंटरनल इशूज़ को आपको देखना है कि ये क्या क्या इशूज़ हैं, तो उसको आपको एड्रेस करना सारे इशूज़, क्योंकि जब तक इसको आप एड्रेस नहीं करेंगे आपकी प्रॉब्लम नहीं खत्म होगी OHS से रिलेटेड। देन एक्सटर्नल, कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है बट फिर भी उससे रिलेटेड OHS परफॉर्मेंस आपकी प्रॉब्लम इशूज़ हैं। तो जैसे सपोज एग्जाम्पल मैं आपको बता, टेक्नोलॉजी, सपोज आप कोई मशीनरी यूज़ कर रहे हो जिसमें ऑलवेज देयर इज ए पोटेंशियल टू द एक्सीडेंट। अब क्या है कि वो मशीन तो भाई अपने बनाया नहीं, अपने तो बाहर से लिया, वो टेक्नोलॉजी है। तो अगर हो सकता है कि टेक्नोलॉजी इशूज़ हो सकती है, आप उस टेक्नोलॉजी को या तो इम्प्लीमेंट कर लो, खरीद लो अपने यहाँ, तो एक्सीडेंट कम हो जाएगी। या उस कुछ चेंजेस का टेक्नोलॉजी हो सकता है। सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस हो सकता है। आपकी एक्सटर्नल इशू आपके नाइबर भी हो सकते हैं, आपकी सोसाइटी भी एक्सटर्नल इशू हो सकता है जो आपके कंट्रोल में नहीं। तो वहाँ से आपको देखना है, इनको एड्रेस करना है और कोशिश करना है कि मिनिमाइज करना है, क्योंकि इशूज कभी ख़त्म तो नहीं होता। उसको आप मिनिमाइज करके थ्रेशोल्ड होल्ड के लिमिट आप लेकर नीचे आ जाएंगे तो मिनिमाइज होगा, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगी। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सटर्नल एंड इंटरनल इशूज आपको अच्छी तरह समझ में आ गए हो कैसे करना है। इसलिए आपको घबराना नहीं है कि अगर इम्प्लीमेंट करना है, सर्टिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, तो बहुत इस वीडियो को आप वॉच करते हैं। आई होप कि आपको एक एक पॉइंट को मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो ओसास में भी था, OHS हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। अब OHS क्या है? ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी हजार्ड्स। हजार्ड्स क्या है? तो आपको इससे भी बहुत ज़्यादा वरीड नहीं होना कि हजार्ड पता नहीं कहाँ ढूंढे, गूगल में सर्च को बड़ी हजार्ड, ऐसा कुछ नहीं करना। OHS हजार्ड क्या है? हजार्ड क्या है कि सोर्स, प्रोडक्ट, एक्टिविटी विच इज़ पोटेंशियल टू ह्यूमन हार्म। जो इंसान को एक्सीडेंट हो सकता है, इंसिडेंट हो सकता है, फैटल हो सकता है, नुकसान कर सकता है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में देखें, वो हजार्ड है, OHS हजार्ड। उस OHS हजार्ड को आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले कितने, ऐसा नहीं कि सारे हजार्ड को आइडेंटिफाई कर लो जो ह्यूमन को किसी तरह का नुकसान कर सकता है, इल हेल्थ भी कर सकता है। कभी कभी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के करंट एनवायरनमेंट के कारण भी कई लोग परेशान हैं, ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह की प्रेशर पे काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो दिस एनवायरनमेंट कुड आल्सो बी द हजार्ड्स। तो आपको आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करके फिर उनका रिस्क एनालिसिस करना है OHS हजार्ड्स का, कि कौन रिस्क एनालिसिस कर सकते। आपको देखना है कि इस OHS हजार्ड से ह्यूमन को क्या हो सकता है। हल्का चोट लग सकता है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकता है, फैटल हो सकता है, क्या हो सकता है। तो उस हिसाब से रिस्क की कैटेगराइज करें और रिस्क एनालिसिस करें। फिर आप
प्रोसीजर, एसओपी और वर्क इंस्ट्रक्शन डेवलप करें रिलेटेड टू ओएचएस सेफ्टी। सेफ्टी के लिए प्रोसीजर, सेफ्टी के लिए एसओपी, सेफ्टी के लिए वर्क इंस्ट्रक्शन बनाएं, लोगों को बताएं और उसको इम्प्लीमेंट करें। फिर नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टी इंक्लूडिंग वर्कर, ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। आपको देखना होगा कि आपकी जो इंटरेस्टेड पार्टी है, जो इंटरेस्टेड पार्टी कौन होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट सर्विसेज एक्टिविटी के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अफेक्टेड या डिपेंडेंट हो सकता है, और इंक्लूडिंग वर्कर। वर्कर की भी आपको एक्सपेक्टेशन देखनी होगी कि व्हाट दे आर एक्सपेक्टेशन फॉर रिलेटेड टू ओएचएस, हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट आपको अभी इतना जितना हमने एक्सप्लेन किया इट इज़ क्लैरिफाइड। इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जिसको ओपन करके आप देख सकते हैं, आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को जितने भी एक्टिविटी में, जितने प्रोसेस एक्टिविटी डिफरेंट इन्वॉल्व हैं, उनको सेफ्टी से रिलेटेड रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना है। रिस्क एनालिसिस, एक ओवरऑल रिस्क एनालिसिस करना, ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। और रिस्क एनालिसिस में इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज को कंसीडर करना है, नीड एंड एक्सपेक्टेशंस को कंसीडर करना है, सिग्निफिकेंट ओएचएस हजार्ड्स को करना है, और लीगल अदर रिक्वायरमेंट को कवर करना है। तो रिस्क एनालिसिस में ऐसे पीछे के आप हमारे 9001 की वीडियो आप देखें तो डिटेल में एक्सप्लेन किया, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। देखो जी, रिस्क एनालिसिस कैसे करना है, इसके लिए कोई आपको फार्मूला और ये ऐसा नहीं ढूंढना, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरी जो एक्सपीरियंस है पीछे पास्ट एक्सपीरियंस, रिस्क एनालिसिस, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग द रिस्क एनालिसिस, और हर ऑर्गेनाइजेशन करती है, हर इंसान करता अपने लाइफ में रिस्क एनालिसिस। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ रिस्क एनालिसिस का। उम्मीद करता हूँ इसको समझते ही आपको रिस्क एनालिसिस समझ में आ जाएगी, और आप वैसे ही ये सारी जो हमने बताया इशूज़, एक्सपेक्टेशंस ऑन ओएचएस और लीगल कर। सपोज कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, स्लिपरी है, पैर आपका स्लिप कर गया, ठीक है जी, पैर स्लिप कर गया, आप गिरे नहीं, बच भी गए, मान लो कि बच भी गए या गिर भी गए। तो आप देखो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो? ऐसा तो नहीं होता कि अरे यार कपड़ा झाड़ा चल दिया, ऐसा तो नहीं करते। पता करते हैं अरे यार ये क्यों हुआ, तो देखते हैं कि स्लिपरी था, या फ्लोर पे ज़्यादा चिकनाहट थी, या हमने जो शूज़ पहने थे उस शूज़ में शूज़ स्लिप कर गया, या कुछ भी हो सकता है, या आई वॉज नॉट अवेयर, मैं अटेंटिव नहीं था मैं। तो ये चार चीज़ें देखिए, तो यह रिस्क एनालिसिस। अब 4-5 फैक्टर देखो, ये किस कारण से मैं गिरा, आपने नोट कर लिया, अच्छा इस कारण से गिरा, अच्छा इसकी अब देखो क्या रिस्क हो, क्या इसका इफेक्ट हो सकता है। अगर आप गिर जाते थे क्या होता, हो सकता सर फट जाता, हो सकता है कि चलो सर नहीं फटता, कपड़ा गंदा हो जाता। तो आप देखो कि क्या अगर आपका सर फट जाता तो आपको चोट लग रहा है, तो ये आपके लिए सिग्निफिकेंट रिस्क हो गया। लेकिन आपको लगता है नहीं नहीं, सिर्फ अगर गिरता तो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा गंदा होता है। अब बताओ कपड़ा गंदा हो, कोई बात नहीं, कपड़ा चेंज कर देंगे, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट रिस्क हो गया। तो आपको इसी तरह रिस्क एनालिसिस सब चीज़ को लेके कंसीडर करना है, और उम्मीद करता हूँ कि इंडिपेंडेंटली आप कर सकते हैं। एवरीबडी डज दिस रिस्क एनालिसिस देयर पर्सनल लाइफ आल्सो, तो आप इसको उम्मीद करते हैं रिस्क एनालिसिस आप कीजिए। लीगल रजिस्टर एंड इट्स कंप्लायंसेस, आपको एक लीगल रजिस्टर बनाना है। जैसे अभी मैंने पीछे लास्ट स्लाइड में हमने एक्सप्लेन किया, लीगल रजिस्टर क्या होता है। फैक्ट्री इंस्पेक्टर ऑफिस के में आप जाके अपने लीगल रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, या फैक्ट्री एक्ट में ओएचएस की लीगल रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, और उससे लीगल जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है उसकी कंप्लायंसेस को आपको फुलफिल करना है। देन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, आपको पोटेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन आइडेंटिफाई करना है। अब ओएचएस से रिलेटेड पोटेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन क्या हो सकती है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी की एक्सीडेंट हो सकती है, किसी को फैटल हो सकता है, किसी को इल हेल्थ हो सकता है। अब देखो कि ऐसी सिचुएशन होने के बाद, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो क्या करें, किसी को चोट लग गई तो क्या करेंगे, यू टू इमीडिएटली गेट द एम्बुलेंस एंड टेक हिम टू द हॉस्पिटल, डू द फर्स्ट एड इन द फैक्ट्री। तो आपको इस तरह पोटेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन आइडेंटिफाई करना है, और उससे प्रिपेयर्डनेस अपने यहाँ तैयारी करके रखना है, उसकी मॉक ड्रिल करना है, मॉक ड्रिल करके रिकॉर्ड रखना है।
तो ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन का पॉइंट। फिर रिकॉर्ड ऑफ कैलिब्रेशन के रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। कैलिब्रेशन रिकॉर्ड किसकी होनी चाहिए? ऐसे नहीं कि कोई आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका कैलिब्रेशन, कोई आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको चेक कर रहे हैं उसका कैलिब्रेशन रिकॉर्ड, ठीक है, आप उसको कैलिब्रेशन रिकॉर्ड रखो, बट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द OHS, इन कॉन्टेक्ट ऑफ द ISO 45000 स्टैंडर्ड, आपको कैलिब्रेशन रिकॉर्ड रखनी है किसकी? उस इंस्ट्रूमेंट के जिससे आप OHS परफॉर्मेंस मॉनिटर कर रहे हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फिर OHS परफॉर्मेंस का आपको रिकॉर्ड अपने पास जरूर रखना है। OHS परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड क्यों रखना है? OHS परफॉर्मेंस पहले भी हमने क्या किया कि आपको देखना एक्सीडेंट, इंसिडेंट, इल हेल्थ, उनकी सारी रिकॉर्ड बनाने की, कहाँ कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, किस किस डिपार्टमेंट में, कैसे हम रिड्यूस कर रहे हैं। जो रिड्यूस कर रहा है दैट मीन्स OHS परफॉर्मेंस आपके इंप्रूव हो रहे हैं। सिमिलरली लीगल रिक्वायरमेंट के कंप्लायंसेस देखो जी, सब डिपार्टमेंट, सब प्रोसेस सब लोगों को पता है, तो दैट मीन्स इंप्रूव हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया कि OHS परफॉर्मेंस क्या है। देन ट्रेनिंग रिकॉर्ड, OHS से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को ट्रेनिंग देना है। पीछे भी कई बार हम लोगों ने देखा है कि नया डेवलप करने कुछ करने के बाद नई चीज़ें वो सेफ्टी के बारे में लोगों को बताना है, तो इसकी आपको रिकॉर्ड रखने हैं। जरूर आप बताते होंगे, आपको इसको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। फिर आपको इंटरनल ऑडिट की एक रिकॉर्ड बनानी है, एंड मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग की रिकॉर्ड, एंड करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन एंड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की। तो दिस आर द मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द ISO 45000 सर्टिफिकेशन। बट ये डॉक्यूमेंट ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमने बहुत जनरल दिया है, जनरल इन्फॉर्मेशन किया है कि स्पेसिफिक नहीं, किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं। किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में डॉक्यूमेंट ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम कुछ नहीं होता। इतना तो मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है ही ISO 45000 सर्टिफिकेशन के लिए। तो मिनिमम इतना को आप प्रिपेयर करेंगे, आई एम श्योर कि यू विल बी साउंड एनफ टू गेट द ISO 45000 सर्टिफिकेशन। अब ISO 45000 को अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए सिंपल तरीका है, OSScertification.com पे लॉगिन करें और वहाँ से डायरेक्ट आप अब कॉन्टैक्ट अस में फॉर्म फिलअप करके अप्लाई कर सकते हैं, या ईमेल लिख सकते हैं आप सर्टिफिकेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर इसको आप शेयर करें। अगर कोई आपकी क्लैरिफिकेशन, फर्दर क्वेरी और कुछ चाहिए OHS से रिलेटेड डिटेल में जानने के लिए, तो नीचे जो लिंक दिया हुआ है उसमें आप जाकर लिख सकते हैं। इसके बाद भी अगर क्लैरिफिकेशन नहीं होती है, प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि आई विल हेल्प यू and explain you so that you can have the better understanding and you can get the benefit of ISO 45000 certification. Abhi recently we have prepared the few more videos on the different ISO standard for certification. उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वॉच करें और नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार करें। आपके लिए उम्मीद करता हूँ ये हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर